भारत में स्तंभ वास्तुकला, हमने स्तूप वास्तुकला देखी थी, स्तंभ वास्तुकला भी प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्तंभ जैसे अशोक स्तंभ हो गया आपका, तो स्तंभ कोई पृथक ऊर्ध्वाधर संरचना होती है जिसका उपयोग वास्तुकला या निर्माण में किसी भवन में सौंदर्यपरक या संरचनात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। इन्हें अक्सर घाट, स्तंभ या पोस्ट कहा जाता है और इन्हें लकड़ी, पत्थर या ईंटों सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बनाया जा सकता है। पिलर इज एनी आइसोलेटेड वर्टिकल स्ट्रक्चर used in architecture or construction to serve an aesthetic or structural purpose in a building. They are often referred to as a pier, column or post and can be, ये पिलर होगा, as a pillar, column or post and can be built from a wide array of materials including wood, stone or bricks. किसी स्थान की किस उद्देश्य के लिए बनाए गए थे जो स्तंभ बनाए गए, खासकर जो अशोक ने स्तंभों की एक वृहद संरचना बनाई, किस लिए बनाए गए थे? तो किसी स्थान की धार्मिक पवित्रता को चिन्हित करने के लिए या मृतकों के दफन स्थलों पर स्मारक के रूप में कार्य करना, जैसे ईसाई धर्म में आप देखिए, ठीक है, घरों, मंदिरों, महलों के लिए सहायक संरचनाओं के रूप में कार्य करना, किसी युद्ध में राजा की विजय, और सबसे ज्यादा इसी तरह के स्तंभ अशोक ने बनाए। शिक्षा के उद्देश्य से, धर्म के प्रचार के उद्देश्य से, अपने साम्राज्य, अपना बखान करने के उद्देश्य से, किसी युद्ध में राजा की विजय, किसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तित्व की उपस्थिति आदि जैसे युग की महत्वपूर्ण घटनाओं के स्मरण के लिए, ठीक है, जैसे कीर्ति स्तंभ हो गए, ध्वज स्तंभ हो गए, ठीक, इस तरह के स्तंभ बनाए गए। जनता के लिए संदेश, कानून, नियम अंकित करके जन संचार के माध्यम के रूप में भी कार्य करने के लिए इनको बनाया गया। बहुत सारे लोगों ने जीर्णोद्धार कराया, कई स्मारकों का उन्होंने स्तंभ बनाया। आज भी आप देखते हैं कि एक प्रतीक स्वरूप स्तंभ टाइप का, जहाँ जैसे सड़क होगी, ठीक है, कोई बड़ी बहुमंजिला इमारत बनाई गई पब्लिक के लिए, तो वहाँ भी स्तंभ एक गाड़ा जाता है और जिसने उद्घाटन किया है या जिसने बनवाया उसका नाम लिखा जाता है। तो पहले ये इसी रूप में प्रचलित हुआ था, ये उद्देश्य हो सकते हैं। तो वर्तमान स्वरूप भी आप दिखा देंगे थोड़ा सा, वर्तमान में भी ऐसा नहीं कि इसका प्रचलन चला गया है, वर्तमान में भी ये प्रासंगिक है। स्तंभ वास्तुकला, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो स्तंभ वास्तुकला का सबसे पहला उदाहरण यहाँ से मिलता है। हड़प्पा बस्तियों में दो प्रकार के स्तंभ पाए गए हैं। एक पत्थर का स्तंभ है जिसकी माप धौलावीरा में मिली थी। इस स्तंभ का उपयोग संभवतः जलाशय में जल स्तर की जांच के लिए किया जाता था। तो प्रश्न पूछा जाएगा, क्या हड़प्पा सभ्यता में स्तंभ वास्तुकला का प्रमाण मिलता है? बिल्कुल मिलता है। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ पिलर आर्किटेक्चर कम्स फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन। Two kinds of pillars having found at the Harappan settlement. One is a stone pillar having measurement that was found at Dholavira, Gujarat. This pillar is probably used to check the water level in the reservoir. हड़प्पा वासी अपने घरों में ईंटों से बने खंभों का इस्तेमाल करते थे। ये खंभे चौकोर या आयताकार होते थे, ये साधारण होते थे। इनका एकमात्र उद्देश्य छत को सहारा देना था। मेसोपोटामिया के लोग अपने घरों में गोल स्तंभों का इस्तेमाल करते थे। तो पिलर्स मेड अप ऑफ ब्रिक्स वर यूज्ड बाय हड़प्पियन इन देयर हाउसेस। दीज पिलर्स आर स्क्वायर या और रेक्टेंगुलर इन शेप। दीज आर सिंपल, देयर ओनली पर्पस वाज टू सपोर्ट द रूफ। ध्यान रखिए, पर्पस ओनली टू सपोर्ट द रूफ। द आज भी आप देखते हो, ये भी प्रासंगिक है। द मेसोपोटामियन पीपुल यूज राउंड पिलर्स इन देयर हाउसेस। गढ़ में बड़े बड़े स्तंभ थे, कहाँ? हड़प्पा में, लेकिन उनकी भूमिका भी सहायक थी। द सिटाडेल कंसिस्टेड ऑफ लार्जर पिलर्स बट देयर रोल वाज आल्सो सपोर्टिव। हमने आपको हड़प्पा सभ्यता की जब वास्तुकला बताई थी, शहर की वास्तुकला, तो बताया था कि अक्सर शहर दो भागों में बटे होते थे। एक भाग सिटेडल होता था, दुर्गीकृत होता था। तो उसी की बात हो रही है कि दुर्गीकृत जो भाग था, बड़े बड़े स्तंभ यहाँ होते थे, लेकिन उनकी भूमिका भी सहायक थी। स्तंभ वास्तुकला, सहायक मतलब सहारा देना, जो संरचना है उसको। स्तंभ वास्तुकला महाजनपद काल में देखें तो किले का निर्माण होता है, फोर्ट बिल्डिंग टुक प्लेस।
इमारत की संरचना को सहारा देने के लिए खंभों का इस्तेमाल किया गया था। पिलर्स वर यूज्ड टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग। बहुत अधिक अवशेष हालांकि नहीं मिलते हैं, नॉट मच रिमेन्स आर फाउंड, और इसका कारण ये भी हो सकता है कि नष्ट होने वाले पदार्थों से, जैसे लकड़ी आदि से ये बनाए गए हों। स्तंभ वास्तुकला, अगर मौर्य स्तंभ की बात करें तो सबसे ज्यादा यहीं प्रचलित थे। मौर्य स्तंभ 4वीं और 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व इस बीच प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण स्थापत्य कला की धरोहरों में से एक है। ये स्तंभ उस समय की प्रमुख घटनाओं, शासकों, युद्धों आदि का विवरण देते हैं। इस प्रकार ये इतिहासकारों के लिए जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, मौर्य काल में 3 प्रकार के स्तंभ बनाए गए थे। पहला प्रकार लकड़ी का स्तंभ था। इन स्तंभों का उपयोग चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा महल निर्माण में किया गया था। आप जो पटना के पास जो चंद्रगुप्त का महल मिला है 3 मंजिला, उसमें इसकी बानगी देख सकते हैं। इन स्तंभों के बारे में केवल साहित्यिक संदर्भों से ही जानकारी मिलती है। 3 टाइप्स ऑफ पिलर्स वर मेड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। द फर्स्ट वैरायटी वाज दैट ऑफ अ वुडन पिलर। These pillars were used in the palace built by Chandragupta Maurya. These pillars are known only from literacy reference. अशोक स्तंभों का निर्माण। यह पारंपरिक धारणा कि सभी स्तंभ मूल रूप से वाराणसी के दक्षिण में चुनार में उत्खनन किए गए थे और नक्काशी से पहले या बाद में अपने अपने स्थलों पर ले जाए गए थे, अब पूरे विश्वास के साथ पुष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि स्तंभ 2 प्रकार के पत्थरों से तराशे गए थे। कुछ मथुरा क्षेत्र से आए धब्बेदार लाल और सफेद बलुआ पत्थर से बने थे, जबकि अन्य वाराणसी के पास चुनार से लाए गए थे। आमतौर पर छोटे काले धब्बों वाले पीले रंग के महीन दाने वाले कठोर बलुआ पत्थर से बने थे। हालांकि ये अपने आप में आश्चर्यजनक बात थी कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को लाद कर ले आना और उनको इस रूप में, स्तंभ के रूप में ढालना, उनको एक स्वरूप देना सिंह आदि का, ये अपने आप में एकाश्मक जो स्तंभ होते थे, अर्थात एक ही पत्थर पे जो बने गए जो मूर्तियां होती थी ऊपर, अपने आप में एक आश्चर्यजनक इंजीनियरिंग कला का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। द ट्रेडिशनल आइडिया दैट ऑल वर ओरिजिनली क्वेरिड एट चुनार just south of Varanasi and taken to their sites before or after carving can no longer be confidently asserted, and instead it seems that the columns were carved in 2 types of stone. Some were of the spotted red and white sandstone from the region of Mathura, the others of buff colored fine grained hard sandstone, usually with small black spots, quarried in the Chunar near Varanasi. स्तंभ शिलालेख और शिलालेख। अशोक के 7 स्तंभ शिलालेख टोपरा, दिल्ली, मेरठ, कौशाम्बी, रामपुरवा, चंपारण और महरौली में पाए गए। अशोक के लोगों की सुरक्षा के विचार को स्तंभ शिलालेख प्रथम में दर्शाया गया है। स्तंभ शिलालेख 2 में धम्म को न्यूनतम पाप, अधिकतम गुण, करुणा, उदारता, ईमानदारी और पवित्रता के रूप में परिभाषित करता है। द 7 पिलर्स एडिक्ट्स ऑफ अशोका हैव बीन डिस्कवर्ड इन टोपरा, मेरठ, कौशाम्बी, रामपुरवा, चंपारण एंड महरौली। अशोका's idea of people protection is enshrined in pillar edict first. पिलर एडिक्ट सेकंड में क्या है? डिफाइंस धम्मा एज हैविंग द लीस्ट सिंस, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वर्च्यूज, कंपैशन, लिबर्टी, हॉनेस्टी एंड प्योरिटी। स्तंभ शिलालेख 3 में क्या है? कठोरता, क्रूरता, क्रोध और अहंकार जैसे पापों को दूर करना। स्तंभ शिलालेख 4 में क्या है? रज्जुकों की जिम्मेदारियों का संबोधन। स्तंभ आदेश 5 में क्या है? उन जानवरों और पक्षियों की सूची जिन्हें कुछ निश्चित दिनों में नहीं मारा जाना चाहिए, साथ ही उन प्रजातियों की एक अलग सूची जिन्हें बिल्कुल भी नहीं मारा जाना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में नहीं मारा जाना चाहिए। धम्म नीति 6ठा स्तंभ शिलालेख है, जिसमें धम्म पॉलिसी इसमें डिस्कस्ड है। धम्म नीति के प्रति अशोक के कार्य का विवरण, अर्थात अशोक ने क्या कार्य किया, इसका विवरण स्तंभ शिलालेख 7 में मिलता है। लघु स्तंभ शिलालेखों की बात करें तो जैसे रुमिनदेही स्तंभ पर शिलालेख, अशोक की लुम्बिनी यात्रा और लुम्बिनी को कर से छूट का वर्णन इसमें है।
नेपाल में निगाली सागर स्तंभ शिलालेख, अशोक ने बुद्ध कोनाकमना के स्तूप की ऊंचाई को उसके मूल आकार से दोगुना तक बढ़ा दिया था। निगाली सागर स्तंभ लेख में इस मामले का वर्णन है। प्रमुख स्तंभ शिलालेख, सारनाथ सिंह स्तंभ सबसे महत्वपूर्ण है, का निर्माण अशोक द्वारा वाराणसी में धम्मचक्र प्रवर्तन या बुद्ध के प्रथम प्रवचन के उपलक्ष्य में करवाया गया था। बिहार में वैशाली स्तंभ पर एकल सिंह बिना किसी शिलालेख के मिलता है। उत्तर प्रदेश का संकिस्सा स्तंभ, चंपारण बिहार में लौरिया नंदनगढ़ और चंपारण बिहार में लौरिया अराराज में भी स्तंभ लेख मिलता है, स्तंभ शिलालेख मिलता है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद स्तंभ में भी ये शिलालेख खुदवाए गए हैं। अक्सर ये एकाश्मक स्तंभ पे बने हुए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कहीं शेर तो कहीं पर हाथी, ठीक, कहीं पर एकल सिंह है। सारनाथ का जो स्तंभ है, जो कि भारत का प्रतीक चिन्ह भी है, वो अपने आप में अद्भुत है। जो चित्रकार, जो चिकनाहट है, जो इतनी बढ़िया चित्रकारी की गई है एक ही पत्थर को काट करके, वो देखने योग्य है। इसको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। ये जितने भी 7 स्तंभ हैं, सातों के बारे में, सातों का आपको विवरण ये दिया है। कहीं पर बैल है कुबड़ वाला, ठीक है। अधिकतर स्थानों पे आपको शेर दिख रहे होंगे। सारनाथ वाला ये आपको दिख रहा है सामने। इसमें आप ये भी देख रहे हैं कि सभी जो स्तंभ लेख हैं या जो सभी अशोक स्तंभ हैं, इसमें एक कॉमन चीज आप देख रहे होंगे कि उल्टा कमल है या कमल की घंटी है, कमल के आकार की घंटी है, उसी के ऊपर एक गोल छत्रक है और इस छत्रक में ही पशु का चित्र अंकन या पशु की मूर्ति बनी हुई है, ठीक। तो ये एक विशेषता है, आगे हम सारनाथ के विशेष संदर्भ में देखेंगे, ठीक है। जो हमने आपको बात बताई कि इतनी दूर से पत्थर ले आना, फिर उनको तराशना, काटना, ये अपने आप में अद्भुत, उस समय की परिस्थिति के अनुसार अगर देखें तो अद्भुत कौशल की, उनकी मेहनत की परिचायक है। अशोक शिलालेख रहित स्तंभ, पिलर्स विदाउट अशोकन इंस्क्रिप्शंस, अशोक के शिलालेखों के बिना भी अशोक स्तंभों के कई ज्ञात टुकड़े हैं, जैसे बोधगया, कौशाम्बी, गोतिहवा, प्रहलादपुर। अब सरकारी संस्कृत कॉलेज वाराणसी में ये स्थित है। जो प्रहलादपुर है, फतेहाबाद, भोपाल, सदागरली, उदयगिरी, विदिशा, कुशीनगर, आरा, बस्ती, भीकानी पहाड़ी, बुलंदीबाग, पाटलिपुत्र में जो है, संदलपुर और कुछ अन्य में अशोक स्तंभ, साथ ही भैरों में एक टूटा हुआ स्तंभ मिले हैं जो बिना शिलालेख के, उसमें कुछ अंकित नहीं है, ठीक है। बनारस में लाट भैरव भी, जो 1908 में दंगों के दौरान ठूंठ के रूप में नष्ट हो गया था। ये सब स्तंभ आपको दिख रहे होंगे जो बिना किसी लेख के मिले हुए हैं। सिंह राजधानी सारनाथ, लायन कैपिटल भी इसको कहा जाता है। अशोक स्तंभ के अगर उसमें देखें तो इसको लायन कैपिटल कहते हैं, क्योंकि सबसे सुंदर, सबसे आकर्षण वाला जो स्तंभ है यही है। सारनाथ सिंह शीर्ष वाराणसी के निकट सारनाथ में 1 शताब्दी से भी अधिक समय पहले खोजी गई सिंह शीर्ष को दिया गया नाम है। इसका निर्माण अशोक ने धम्मचक्र प्रवर्तन या बुद्ध के प्रथम प्रवचन की स्मृति में करवाया था और यह मौर्य मूर्तिकला के सर्वोत्तम नमूनों में से एक है। सारनाथ लायन कैपिटल इज द नेम गिवन टू द लायन कैपिटल unearthed more than a century ago at Sarnath near Varanasi. It was created by Ashoka in memory of Dhammachakra Pravartan or Buddha's first discourse and is one of the best specimens of Mauryan sculpture. यह मूलतः 5 भागों से बना था। It was originally made up of 5 parts. स्तंभ का शाफ्ट, द शाफ्ट ऑफ द पिलर, कमल घंटी जिसे आधार के रूप में भी जाना जाता है, द लोटस बेल आल्सो नोन एज द बेस, घंटी के आधार एबेकस पर एक ड्रम पर 4 जानवरों का दक्षिणावर्त घूर्णन, अ क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 4 एनिमल्स या 4 लायंस ऑन अ ड्रम ऑन द बेल बेस एबेकस। 4 जानवर, सॉरी, वो एबेकस पर, जिस पर वो सिंह शीर्ष बना हुआ है, एबेकस में भी 4 जानवर
अंकित हैं उनकी बात हो रही। घंटी के आधार पर एक ड्रम पर, जैसे घंटी हो गई, ठीक है, ये घंटी हो गई, और इस पर यह शेर बना हुआ है, तो घंटी पर ही चारों तरफ 4 जानवर अंकित हैं। ठीक, ये बात हो रही है। तो घंटी के आधार पर एक ड्रम पर ये हम कमल टाइप का ऐसे बनाइएगा, ये कमल, उल्टा कमल है, ठीक, और यहाँ पर बेस है, एबेकस है। इसी एबेकस पे चारों तरफ 4 जानवर बने हुए हैं, और इस एबेकस के ऊपर क्या है, सिंह बने हुए हैं 4। तो यही तरीका था, जो स्तंभ था, खासकर अशोक के जो स्तंभ मौर्यकालीन मिले हैं, उनका यही एक बनावट का एक ये प्रमुख विशेषता थी। तो घंटी के आधार पर एक ड्रम पर 4 जानवरों का दक्षिणावर्त घूर्णन, 4 शानदार पीठ से पीठ सटे शेर हैं, धर्म चक्र सर्वोच्च मुकुट तत्व है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व इसका धर्म जो चक्र है, कहां पर बना हुआ आपने ऊपर देखा, ये जो धम्म चक्र बना हुआ है एबेकस पर बना हुआ है, ठीक, बीचों बीच, ये इसका सबसे मुख्य आकर्षण है, जो कि हमारे तिरंगे झंडे पर भी लगा हुआ है। 4 एशियाई शेरों को एक दूसरे से सटा कर रखा गया है, जिनके चेहरे पर बहुत शक्तिशाली मांसपेशियां हैं, जो शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास का प्रतीक हैं। और इनको इतनी खूबसूरती से दर्शाया गया है कि इसकी तुलना अक्सर जो यूनानी कला है तत्कालीन, उससे भी की जाती है, लेकिन वो इससे अलग है। घंटी के आधार पर बने ड्रम पर चारों दिशाओं में एक चक्र दर्शाया गया है, जिसके बीच में एक बैल, एक घोड़ा, एक हाथी और एक शेर है। प्रत्येक चक्र में 24 तीलियां हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में भी यही 24 तीलियां हैं। एक उल्टा कमल शीर्ष वृत्ताकार स्तंभ को सहारा देता है, वृत्ताकार स्तंभ है, और एक उल्टा जो है कमल है, वो इसको सहारा देता है, किसको, शीर्ष को। और शीर्ष में क्या है, एक मूर्ति है। किसकी मूर्ति है ये, अगर सारनाथ की बात की जाए तो 4 सिंह हैं, सटे हुए हैं, सामने से 3 ही सिंह दिखाई पड़ते हैं। एक उल्टा कमल शीर्ष वृत्ताकार स्तंभ को सहारा देता है। स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बिना शॉफ्ट वाला शीर्ष, कमल की घंटी और मुकुट चक्र है। माधव साहनी के प्रतीक चिन्ह में केवल 3 सिंह दिखाई देते हैं, चौथा सिंह अस्पष्ट है। इसी प्रकार अबेकस को भी इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि बीच में केवल एक चक्र दिखाई देता है, दाईं ओर बैल और बाईं ओर घोड़ा है। A chakra is shown in all 4 directions on the abacus, drum on the bell base, with a bull, a horse, an elephant, and a lion between each chakra. There are 24 spokes in each chakra. The Indian national flag has this 24 spoke chakra. An inverted lotus capital supports the circular abacus. The national emblem of independent India is the capital without the shaft, the lotus bell, and the crowning wheel. Only 3 lions are visible in Madhav Sahay's insignia, with the 4th obscured from view. The abacus is likewise arranged such that just one chakra is visible in the center, with the bull on the right and the horse on the left. अशोक स्तंभ और फारसी या ईरानी जो स्तंभ है, उसमें अंतर क्या, अक्सर कहा जाता है कि उसकी नकल है, लेकिन नकल नहीं है, अंतर है दोनों में। अशोक स्तंभ में सॉफ्ट मोनोलिथ है, एक ही पत्थर बनाए गए हैं, जबकि फारसी स्तंभ में विभिन्न टुकड़ों के संयोजन से बनाए गए हैं। बाहरी सतह जो है चिकनी है अशोक स्तंभ में, जबकि बाहरी सतह फारसी स्तंभ में खांचेदार है, ठीक है, ग्रूव्स वाली है। शीर्ष पर घंटी है, आप देख रहे हैं, जो कमलाकार है, कमल के आकार की, जबकि फारसी स्तंभ में ऊपर और नीचे दोनों तरफ घंटियां हैं। बिना किसी आधार के खड़ा किया गया अशोक स्तंभ को, जबकि घंटी के आकार के आधार पर यह स्थापित किया गया जो फारसी स्तंभ है। शिलालेखों या आदेशों के लिए प्रयुक्त हुआ है अशोक स्तंभ, वहीं जो फारसी स्तंभ है छत को सहारा देने के लिए उपयोग किया जाता है।
अशोक स्तंभ का निर्माण स्वतंत्र रूप से किया गया है, वहीं फारसी स्तंभ महलों का हिस्सा है। स्वतंत्र निर्माण के अधिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अशोक स्तंभ पशु राजधानी एनिमल कैपिटल के रूप में जाना जाता है, अर्थात इनके शीर्ष पर अक्सर जानवर हुआ करते थे, जबकि फारसी स्तंभ जो होते हैं मानव भी, पशुओं के साथ मानव भी उसमें प्रदर्शित हुए हैं, मानव मूर्ति भी मिलती है। अशोक स्तंभ में पॉलिश का उपयोग मिट्टी के बर्तनों में भी किया जाता था। उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन 6वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिलते हैं। वहीं फारसी स्तंभ में चमकदार पॉलिश का प्रयोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से किया जाने लगा था। तो ये सब अंतर हैं अशोक स्तंभ और फारसी स्तंभ में।